कर सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तब तक आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ सवालात हैं या जो भी आपका दिल में जो भी चीज़ है वो इंशाल्लाह करें, तब तक हम गुफ्तगू कर सकते हैं, या आप अनम्यूट करें अपने आप को और सवाल करें। वो सबसे बेस्ट तरीका है। जितना आपको फास्ट लर्निंग चाहिए उतना आप अपने आप को कर सकते हैं, तब जितना आप अनम्यूट करेंगे उतनी अच्छी आप अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो जी आपने बोला एक स्पीड रीडिंग का भी कुछ है आपके पास कंटेंट, इसमें कुछ शेयर कर रहे हैं आप या जी उसका जी, अलग से कुछ है? इसमें तो नहीं है ये, क्योंकि ये अलग कोर्स है, वो डेडिकेटेड कोर्स है। एक्चुअल में 2 दिन का मैं फुल वर्कशॉप लेता हूँ, या 21 डेज का रोजाना 10 मिनट्स का एक वीडियो क्लिप के साथ, वो अलग ही स्पीड रीडिंग का वर्कशॉप है, टोटली डेडिकेटेड अलग से वर्कशॉप है। या तो 2 दिन फुल लेता हूँ मैं, जिसमें जो है पूरे आपको थियरी प्रैक्टिकल वो तमाम चीजें बताई जाती हैं। वरना जो है रोजाना बाइट साइज में जो है 21 डेज का है बेसिकली, क्योंकि उसमें आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ता है। बुक आपके पास एक होगी जिसकी आप रीडिंग करेंगे, कैसे फास्ट रीडिंग करना है उसके डिफरेंट स्टेप है, जिसमें मैकेनिक्स भी है और इसके साथ साथ जो है ड्रिल्स भी हैं। यानी कि फास्ट रीड करने के लिए कुछ ड्रिल कराते हैं 4-3-2-1 के नाम से, तो आप उसको करते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा फास्ट फायदा होता है। इंशाल्लाह किसी मौके पर उस वो कोर्स को भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आपने बताया कि जब कोई आदमी है जिसने यानी स्पोर्ट्स के जरिए हम लोग जो चाहे जिंदगी में कमोबेश हासिल कर सकते हैं प्रैक्टिस के जरिए। आपने बताया कि उसका इंशाल्लाह एक कोशिश। एक जी चीज ये है कि जो आदमी अगर समझो हमारे आसपास में है, अगर वो उसने एक अपना एक माइलस्टोन अचीव किया है और वो एक मतलब कि एक अच्छा आदमी है, मतलब कि उसने उसका कोई अचीवमेंट है ओवरऑल, उसको एज ए मॉडल हमको जी, देखना चाहिए और हमको उसकी एक्टिविटीज को गेन करना चाहिए और उस पैटर्न को अपने लाइफ में अपना कर आगे बढ़ना चाहिए। अपना क्या आप भी एक्सलेंस हो सकते हैं। मतलब ये कि एक एक्सेलेंट आदमी है, हाँ उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं VAK जो है, विजुअल ऑडिटरी किनेस्थेटिक ऑल्फैक्टरी गुस्टोरी, इन तमाम एट्रीब्यूट्स को अगर आप समझ जाएं और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, तो उसने 10 साल मेहनत करके वो एक्सपीरियंस वो एक्सेलेंसी हासिल किया, तो उसको आप सिर्फ कॉपी करके विद इन मंथ्स में जो है आप भी अपने अंदर वो एक्सपर्टी पैदा कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, मेरे जो अपने एक्सपीरियंस में है कि मैंने कुछ लोगों को ये पाया है जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, एक तो ये है। जी दूसरी चीज ये है कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो एकदम डिफरेंट रहता है। दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर मैं चाहता हूं तो मुझसे नहीं होता वैसा, मतलब जी जी, मैं चाहता हूं बट सही हो है। नहीं सकता क्योंकि चाहने से एक अलग बात है, चाहना एक अलग चीज है। एक चीज ये है कि उसकी प्रैक्टिस करना। जैसे मिसाल के तौर पर वो आदमी मुस्कुराता है, तो उसके पीछे उसका एक माइंडसेट होता है। वो माइंडसेट अगर आपने कॉपी किया तो आप भी मुस्कुराएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया के सिलसिले में उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तो वो आदमी जो है हमेशा मुस्कुराएगा। जिसको दुनिया की पड़ी हुई रहेगी, परेशान रहेगा आदमी, तो मुस्कुरा नहीं सकता। एक आदमी परेशान है तो मुस्कुरा नहीं सकता। तो अब आपको उसके अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से चीजों को विजुअलाइज कर रहा है, किस तरह से वो चीजों को जो है वो टच और फीलिंग उसके अंदर आ रही है, वो कौन से साउंड्स को रिकॉल करता है, और उसके लाइफ में कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसने उसके अंदर स्माइलिंग कैपेबिलिटीज पैदा की है। तो आप भी अगर वो अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके अंदर भी स्माइलिंग कैपेबिलिटीज आ जाएगी। उतना इन डेप्थ जाना तो बहुत मुश्किल ही होता है सर, क्योंकि हर डेप्थ जाने की आदमी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पर उसको कैलिब्रेट करें वो आदमी को, किस सिचुएशन, आपने हर सिचुएशन में उसके साथ रहे हैं, नहीं रहे, राइट? जी जी तो हो सकता है वो घर में गुस्से वाला हो, बाहर प्लास्टिक स्माइल लेकर के आ रहा हो, माइट भी। माइट बी। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इस तरह की सिचुएशन में जब आप उससे मुलाकात करें, चाहे तो आप किसी इवेंट में आप उससे मुलाकात करें, तो इवेंट में हो सकता है वो बहुत खुशी लाने के साथ बात करता हो, बहुत अच्छे अंदाज से मुस्कुरा के बात करता हो, लेकिन अगर पर्सनल लेवल पर आप उसके साथ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उससे फायदा होगा। वो आपको लगेगा कि पर्सनल लाइफ में कुछ और है, पब्लिक लाइफ में कुछ और है, प्राइवेट लाइफ में कुछ और है, कुछ भी हो सकता है। एक सवाल ये भी आया जनरली है। जी एक सेकंड में आपको और एक सवाल ले लेता हूँ। 80-20 रूल में व्हाट एंड हाउ क्लियर बताइए एग्जांपल देकर। ठीक है जी, आप बताइए, ऐसा कुछ सवाल है आपका? जी जी, पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करने के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? पहली चीज ये है कि मिसाल के तौर पर जैसे आप लाइफ में कभी पॉजिटिव थे या नहीं थे? थे बहुत थे। लाजमन थे आप। तो उस मोमेंट में आप जाइए,
वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव मूवमेंट में आप जाइए, अभी जाइए, ठीक है, जाके आप उस इवेंट को होता हुआ अपनी आंखों से देखिए, जस्ट विजुअलाइज इट, अपनी आंखों से होता हुआ उस इवेंट को देखिए, सी व्हाट यू सॉ, हियर व्हाट यू हर्ड, फील द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। जितना एक्सट्रीम हैप्पीनेस का जो इवेंट था उसमें जाइए, आप उसको होता हुआ देखिए। अब स्माइल आई आपके चेहरे पर? जी जी। लाजिमन आई है। तो अब इसको एक तरीका होता है, उसको एंकरिंग करना बोलते हैं, कि आप किसी मुकाम पर एक बटन बना लीजिए और उस पीक पीरियड में जाकर के उस पर बटन लगाइए, दबाइए उसको, और उसको एंकर कर लीजिए। जब भी आपको उस हैप्पी मोमेंट में जाना है, उस बटन को दबाइए, आप हैप्पी हो जाएंगे। तो इस तरह से 2-4 इवेंट में आप जाकर के महसूस करें और उसको एंकर करें आप अपने लाइफ में, तो आपको जबरदस्त रिजल्ट आएगा, राइट। तो अब यहाँ पर जो एक और सवाल आया है कि 80-20 रूल्स में हमने बताया था कि आपको हाउ और वाई की हमने बात की थी, कि किस तरह से हाउ होगा और किस तरह से वाई होगा। मी में व्हाट हाउ की बात हुई थी। तो जैसा मिसाल के तौर पर समझिए कि आप तरकारी खरीदने जा रहे हैं, वेजिटेबल मार्केट को आप जा रहे हैं, ठीक है। वह वेजिटेबल मार्केट में आप समझिए घर में सौदा सुलूक लाना है, आपको वेजिटेबल लाना है, तो आपको मार्केट जाना है। तो अब आपके सवाल ये पैदा होता है कि इसमें आपका 80% किस पर फोकस है, हाउ पर फोकस है, व्हाट पर फोकस है। व्हाट आई हैव टू टेक, व्हाट आई हैव टू ब्रिंग फ्रॉम द वेजिटेबल मार्केट, राइट। यानी कि वहां पर सब्जी में, तरकारियों में कौन सी है, बिन्स की फली है आपके पास, तो सेम की फली है, या फिर जो है ना आप कॉलीफ्लावर लेना चाह रहे हैं, आप जो है फिर कोसा कैबेज लेना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं आप, ये व्हाट है, ठीक है। अब उसके बाद ये कि हाउ, हाउ यू आर गोइंग टू बाय, कि उसमें 1 किलो का लेंगे आप, 2 किलो का लेंगे, या फिर जो है ताजी वाली लेंगे, और आप पहले कौन सी लेंगे, हाउ यू हैव गोइंग टू टेक, मतलब हाउ का मतलब ये होगा कि आप यहां से वहां जाएंगे, हाउ यू आर गोइंग टू गो, बाय कार जाएंगे आप, या फिर जो है ना बाय पैदल जाएंगे आप, या फिर खरीफ की मार्केट को जाएंगे या धूर की मार्केट को जाएंगे। हाउ में ये सब चीजें एक्शन आइटम आते हैं। क्या, कौन सी चीज आप खरीदना चाहते हैं वो आप डिसाइड पहले करेंगे, उसके बाद हाउ में आप जाएंगे, इंप्लीमेंटेशन पार्ट होगा। तो इंप्लीमेंटेशन कम्स अलोंग विथ हाउ पार्ट। और ये है कि थॉट प्रोसेस, माइंडसेट जो है ना आपका, स्ट्रैटेजी जो है, वो फर्स्ट व्हाट आएगा एंड इट इज फॉलोड बाय हाउ। तो व्हाट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या खरीदना है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हाउ किस तरह से खरीदेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह लाइफ के किसी भी सिचुएशन में 80% आपका फोकस जो है ना व्हाट पर होना चाहिए, और 20% फोकस आपका हाउ पर होना चाहिए। वही हमने 80-20 रूल्स में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इज दैट क्लियर? हम आगे बढ़े? जी सर। चल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको मैं सबसे पहले, यहाँ पर तमाम लोग जमा हो चुके हैं, जितने लोग आना था वो आ चुके हैं, और कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम अटेंड किए थे, 2-3 लोग उसमें रिपीट भी हुए थे, तो शायद वो लोग नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस एसोसिएट प्रैक्टिशनर वर्कशॉप के पहले मास्टर क्लास में। ये 21 दिन पर मुश्तमिल ये वर्कशॉप है, और आप में से बेशतर लोगों को जरा सा मुश्किल हो रही होगी कि रमजान करीब है और किस तरह से हम इससे फायदा भी उठाएं और रमजान में हमको मुश्किल भी ना हो। तो बेसिकली देखिए, ये 20 मिनट्स 30 मिनट्स का डेली के आपको वीडियोज आ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी के साथ अपना टाइम निकाल करके, जो भी आपका टाइम पीरियड है और लीजर टाइम पीरियड है, उसमें आप निकालें। और दूसरी चीज ये है कि ये इतने इंटरेस्टिंग वीडियोज होंगे, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इवन रमजान में आप किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, उसमें आपको इससे फायदा इंशाल्लाह होगा। पहली बात मैं ये आपको बताना चाहता हूं। दूसरा ये कि वीकेंड्स पर, स्पेशली जैसे आज सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे भी इंशाल्लाह सेशन रहेगा, उसके बाद के नेक्स्ट सैटरडे भी इंशाल्लाह सेशन रहेगा। तो ये तीन सेशन इंशाल्लाह आपको रहेंगे। तो ऑलरेडी रमजान से पहले एक हो रहा है, रमजान में होपफुली 2 सेशन हमारे होंगे। हम 2 ही करेंगे, 3 करेंगे क्योंकि रमजान आखिरी अशरा आएगा, इसलिए हम तीसरा नहीं करेंगे, सिर्फ 2 करेंगे। हो सकता है रमजान के बाद आपके लिए फ्री सेशन दें जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होगा, इस मास्टर क्लास का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि पहले मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उससे पहले या उसके बाद आपको ब्रेकआउट रूम में डाला जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ब्रेकआउट रूम का तरीका ये होगा
कि आपको तीन ब्रेकआउट रूम या 4 ब्रेकआउट रूम बनाए जाएंगे, जिसमें आपको एक दूसरे के साथ डिस्कस करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं आपको फर्स्ट शुरुआत में यहां पर यह बात रखूंगा कि आप इस प्रोग्राम में एनरोल करने का आपका मकसद क्या था। आप चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं कि व्हाट इज द एम बिहाइंड एनरोलिंग इन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में एनरोल करने का आपका मकसद क्या था। Why did you make the decision to attend this event? इस इवेंट को अटेंड करने का, इस प्रोग्राम को अटेंड करने का क्यों आपने डिसीजन लिया, उसकी वजह क्या है। आप चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको एक तरह की खुशी महसूस होगी कि भाई कुछ मैं करना चाहती। तो इसका मकसद क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। हम चाहेंगे कि पिछले 8 दिन में जो कुछ आपने सीखा है इस पूरे प्रोसेस में, वो ब्रेकआउट रूम में जाकर के, ब्रेकआउट रूम मैक्सिमम लोगों को शायद मालूम होगा कि जूम में एक ऑप्शन होता है जिसमें हम 2 3 4 4 लोगों को क्लब करते हैं, वो अपने अंदर ही बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं। उसमें हम एंटर नहीं होंगे, लेडीज स्पेशली लेडीज ब्रेकआउट रूम में मैं एंटर नहीं होऊंगा, वो खुद बैठ करके एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, समझेंगे चीजों को, और फिर यहाँ आकर के उनमें से कोई एक जो है हमको समराइज करेंगे कि भाई हमने ये डिस्कशन किया था, इसमें हमको ये फायदा हुआ था, ये इनसाइट मिला था। उस पर हम तफसीली और बात कर सकते हैं, चार्ट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्यों आपने ये इवेंट अटेंड करना चाहते हैं, क्यों इसमें एनरोल आपने किया है, इससे क्या आपका कमिटमेंट है, व्हाट आर योर कमिटमेंट टू गेट आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस मिल रहा है इसके आपके क्या कमिटमेंट है, एंड नॉट ओनली योर सेल्फ बट फॉर दोज यू केयर अबाउट, व्हाट यू रियली वांट, व्हाई आर यू रियली हियर। अगर मैं सवाल करूं कि आपने क्यों यहां पर आए हैं, इसकी वजह क्या है, और आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, क्या कमिटमेंट आपका है 21 दिन के लिए, और क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं, इसका जवाब आप चार्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जब हम आपको ब्रेकआउट रूम में भेजेंगे तो वहां पर भी आप जाकर के डिस्कस कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट रूम में जब मैं भेजूंगा तो आपको 4 चीजों पर डिस्कस करना है। पहला अपना तारुफ कराएं, हु यू आर, और लेडीज के लिए बहुत आसानी है, वो खुद अपने लेडीज में आसानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और फ्रेंडशिप भी आपकी बन सकती है। तो यूजुअली हम 20 मिनट का ब्रेकआउट रूम देते हैं जिसमें आप तफसीली अपने साथ अपने साथी के साथ डिस्कस करें, उनके बारे में मालूमात करें, वो आपको बताएंगे। फिर ये कि पिछले 6 दिन में कौन सी चीज सबसे आपको फायदामंद रही, जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ तब्दीली आई, या आपने कुछ लर्न किया, या आपको कुछ डाउट है, या फिर आप उससे कुछ चीजें मालूम करना चाहते हैं, चाहे हो सकता है मुझे सवाल ना करें लेकिन आप वहां पर और डिस्कस कर सकते हैं, या फिर उससे आपने क्या इंसाइट लिया, या उसकी वजह से आपने लोगों पर कैसे काम किया। जैसे कॉज एंड इफेक्ट है, कैसे आपने लोगों पर इंप्लीमेंट किया कॉज एंड इफेक्ट। एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल है, वो एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल को कैसे आपने लोगों के परसेप्शन प्रोजेक्शन को देखा, उनके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड को आप समझने की कोशिश किए, आपका फिल्ट्रेशन का निजाम आपने समझा, वीए के आपने कैसे समझा, आपके डिफरेंट फिल्टर्स कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम क्या है, आपके वैल्यूज क्या है। इसको तमाम चीजों को आपको डिस्कस करना है। जब आप डिस्कस करेंगे तो आप बहुत कुछ नई चीजें लर्न करेंगे, इनसाइट होगा। तो हम बेसिकली चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप इस पर काम करें, जो आपकी रियलिटी है, जो डिजायर है, जो विजन है, जो ड्रीम आपकी है, उस पर आप काम करें। तो हम इंशाल्लाह यहाँ पर आपको ब्रेक देंगे, 20 मिनट्स का ब्रेक होगा। आपको 3 ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे, 20 मिनट होंगे आपके पास। आप तफसील से इत्मीनान से डिस्कस करें, लेडीज लेडीज में रहेंगे, जेंट्स जेंट्स में रहेंगे, इत्मीनान से आप डिस्कस करें, खुल के गुफ्तगू करें। आप में से किसी एक को लीडर बनाएं जो आकर के यहाँ पर कुछ इनपुट दे सके। चार्ट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं चाहूंगा कि अनम्यूट करें अपने आप को और कुछ ये बात कर सकें। तो ये बात क्लियर है, मैं चार्ट बॉक्स आपको ब्रेकआउट रूम में भेजूं आप तमाम को, इज दैट क्लियर, एनी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आपको आवाज आ रही है मेरी, राइट? तो कैसा रहा आपका सेशन, क्या डिस्कशन रहा उसमें, और कुछ इनसाइट, कुछ चीजें जो लर्न किया आपने, या जो दूसरे एक दूसरे को ये किए। फर्स्ट ग्रुप से कुछ बताना चाहेंगे कोई उसमें? चार्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप, या मेरे को बताएं, अनम्यूट करके बताएं, ज्यादा अच्छा है, हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे एक दूसरे से। सो वेलकम बैक। तो आप बताइए कि क्या कुछ आपने सीखा, या क्या कुछ आपकी डिस्कशन रही, एंड हाउ इट वाज फ्रूटफुल रहा, फायदामंद रहा आपको डिस्कशन। तो पहला ग्रुप बताइए कुछ आपके इनपुट्स, हम सुनना चाहेंगे। एनीबॉडी अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज लेट मी नो। अपने आप को अनम्यूट करें, मुझे बताइए कि क्या आपने इनसाइट किया। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन खान। जी मोहसिन साहब फरमाइए। मेरे साथ अयाज भाई थे, अयाज शेख साहब थे। जी। तो हम दरअसल सिर्फ 10 मिनट ही मिला, तो इंट्रोडक्शन ही एक्सचेंज हो पाया, अच्छा। और इंटेंशन एक्सचेंज हो पाया कि क्या वजह से हुआ।
जी अच्छा ठीक है, सही क्या है। वजह से हमारी जी इंटेंशन में क्या क्यों डिस्कस किया आपने? इंटेंशन में हम दोनों का लगभग सेम ही था कि कॉन्फिडेंट लेवल को बूस्ट करना, प्रोक्रास्टिनेशंस को किल करना, हम्म, और अपने अंदर जो पोटेंशियल है इसको अनलॉक करना, ओके, और इसको जो है अल्लाह अल्लाह हमसे कुछ काम ले ले, वे इस चीज़ों से उम्मत की खैर, हमारी ज़ात और उम्मत की खैर खाई के लिए काम ले ले। गुड, माशाल्लाह। जी दूसरा ग्रुप कुछ बता सकते हैं, कुछ इनपुट आपने क्या रहा, इनसाइट आपने जब म्यूचुअल इंट्रोडक्शन के बाद क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस किए? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर अनम्यूट करके बताएं तो ज्यादा अच्छा है। जी उममा खान साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले तो हमें खुशी हुई कि हम एक ही प्लेटफॉर्म से हैं और बस एक दूसरे का तारुफ हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटेंशन पता किए, मोटिव क्या है एक दूसरे के। तो माशाल्लाह तबस्सुम बाजी और संजीदा बाजी की तो सेम लगे मुझे, बट मेरा अलग लगा जो मोटिव है। जैसे मेरा एक पेरेंटिंग पे और मेन दूसरे पे काम करना है, एनएलपी ज्वाइन करने का मकसद। ठीक है, दूसरे दो हजरात का क्या रहा? दूसरे दोनों बाजी का कुछ ये रहा कुछ? हाँ, वो कॉन्फिडेंस लेवल, माइंड में पॉजिटिविटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके गुड, ठीक है। और थर्ड ग्रुप ने कुछ डिस्कस किया, क्या है कुछ खास बता सकते हैं? अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस नो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम जी। आई एम सुमैया मलिहा। हम तीन सिस्टर्स थे, सिस्टर तबस्सुम, सिस्टर हिना और मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया और फिर हमारा इंटेंशन ज्वाइन करने का सब जैसा कि मेरा पेरेंटिंग था। I want to help my family who are going through tough situations, and और पर्सनल डेवलपमेंट और दूसरे सिस्टर्स का भी दूसरों को हेल्प करना और पर्सनल डेवलपमेंट, बस यही इसी के लिए हम लोगों ने ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ज्यादा नहीं था, तो जस्ट इंट्रोडक्शन और ये इसी में टाइम वो फिनिश हो गया। इंशाल्लाह ठीक, कोई बात नहीं। तो बेसिकली देखिए कि हर अस्सलाम आदमी। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब जी। हाँ ये मैं उमा सिस्टर उमामा के ग्रुप में थे हम तीनों, संजीदा बाजी, उमामा बाजी और मैं थे। तो एक उसका पॉइंट शायद वो बोलना भूल गए कि उसमें आपने कहा था कि पिछले 6 दिन में क्या तब्दीली आई हमें। जी तो थोड़ा सा संजीदा बाजी ने बताया कि उनमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा है, और मैं सब चीजों को क्लियरली थोड़ा सा देख रही हूँ, जैसे आंख से कान से, मतलब अपना विजन मैंने जो देखने का है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है उसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और कोई किसी का इनपुट, पर्सनल इनपुट भी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई आपने जो कुछ आपने तब्दीली महसूस की पिछले 6 दिन में, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो इनसाइट आपने 6 दिन में हासिल किया है वो शेयर करेंगे तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, उनमें भी हेल्प करने का मलका पैदा होगा, या फिर वो अपनी पोटेंशियल का सही अंदाज में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, 6 दिन में आपने जो कुछ क्वेश्चन आपने पैदा किए हैं वो मुझे बताइए, ताकि हम डिस्कस करें, ताकि हम बहुत कुछ उससे सीख सकें। जो आपके अश्कालात हैं, जो आपके सवालात हैं, उसके आंसर्स मैं आपको दे सकूं, ताकि आप चीजों को समझ सकें। बेसिकली आप देखें कि हर आदमी के अंदर एक पावरफुल ड्राइविंग फोर्स होता है, हर आदमी के अंदर, और अगर उसको अनलिश कर दिया जाए, यानी जैसे रस्सी होती है, हम किसी भी कुत्ते वगैरह को डालते हैं तो उसको छोड़ते हैं तो कैसा कुत्ता जोर जोर से भागता है ना, वैसी कैफियत होती है कि हर आदमी किसी ना किसी एक बाउंड्री में कैद होता है। कहीं डर की बाउंड्री रहती है, कहीं ग्रीफ की बाउंड्री रहती है, रंजो गम की बाउंड्री रहती है, कहीं लोग क्या सोचेंगे ये बाउंड्री रहती है, सेल्फ कॉन्शियस से आगे बढ़ करके पीपुल कॉन्शियसनेस की बात मसला रहता है, गॉड कॉन्शियसनेस उनके अंदर नहीं रहता है, या फिर ये जो है ना अपने रसूम और रिवाज की बाउंड्री होती है, अपनी सेल्फ कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो अपना विजन को सही तरह समझ नहीं पाते हैं।
अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और अपनी जो एक्चुअल डिजायर रियलिटी है उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली अगर आप अपने अंदर तब्दीली ले आना चाहते हैं, अपने अंदर शेकिंग अवेकन पैदा करना चाहते हैं, अपने अंदर चेंज पैदा करना चाहते हैं, तो अपने अनलिमिटेड पावर को हम समझने की कोशिश करें। जितना स्ट्रांगली आप अपने पावर को समझेंगे उतना आपको जबरदस्त रिजल्ट आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान है कि हर आदमी को अल्लाह ताला ने बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अल्लाह ताला ने बताया, फी आसानी तकवीम की बात बताई गई। तो हमारे पास वो तमाम चीजें मौजूद है, वो पोटेंशियल मौजूद है, वो कॉन्फिडेंट का मलका हमारे अंदर मौजूद है। बस ये है कि सही टाइम पर सही जगह पर उसको पंच करने की जरूरत है। जब तक हम पंच नहीं करेंगे इसी तरह स्टैग्नेंट हमारी लाइफ रहेगी, एक बहुत ही नपे तुले अंदाज में हमारी लाइफ गुजरेगी और खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम अपने उन पोटेंशियल को समझेंगे नहीं और उसको जो अल्लाह ताला की खुदादा सलाहियतें जो हमारे पास हैं उसको नरिश नहीं करेंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे, तो कभी हम रंजीदा रहेंगे, कभी खौफ में रहेंगे, कभी डर में रहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इस पूरे प्रैक्टिशनर कोर्स के जरिए से, एनएलपी की मुख्तलिफ टेक्निक के जरिए से हम चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर चीजों को सही अंदाज से बोलने का जज्बा हो, आप चीजों को सही अंदाज से समझें। क्या कुछ मेरे अंदर इमोशंस हो रहे हैं, क्या कुछ सामने वाले के अंदर इमोशन पैदा हो रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उन इमोशन को परसिवेट करने हमारे अंदर आना चाहिए और उसको सही अंदाज से डील हम करने वाले बने। तो ये असल में मकसद है इस पूरे प्रोसेस का। तो इस मौके पर मैं आज जो डिस्कशन करना चाह रहा हूँ 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, रंज के 5 लेवल्स हैं। 5 लेवल से गुजर करके रंज जो है ना एक बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। रंज जो है ना एक बेसिक इमोशन है। जब आदमी, जैसे हमारे किसी साथी ने कहा कि बहुत टफ टाइम से हम गुजर रहे हैं, पैंडेमिक ने बहुत से लोगों की इकोनॉमिक को जो है तबाह बर्बाद किया, डिसबैलेंस हो गया, बैलेंस खत्म हो गया उनका, और जिसकी वजह से टफ सिचुएशन से लोग गुजर रहे हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग जो है ना डर व खौफ में गुजर रहे हैं, रंज और ग्रीफ की कैफियत से लोग गुजर रहे हैं। बेसिकली होता यह है कि उसके 5 लेवल हैं। तो 5 लेवल मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह हो सकता है उससे आपको बहुत फायदा होगा, ताकि आप इस रंज की फिलॉसफी को आप समझते हैं तो आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। तो ये चार्ट अगर आप समझ जाएं तो आप रंज की फिलॉसफी को समझने में कामयाब हो सकते हैं। तो बेसिकली रंज की फिलॉसफी ये है कि फर्स्ट आदमी ये करता है कि डिनायल करता है किसी भी चीज को। रंज जैसे ही उसको सामने में आता है, कोई भी चीज, कोई एक्सटर्नल इवेंट होता है तो आदमी उसको क्या करता है, डिनाई करता है, डिनायल करता है। तो पहले उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, अवॉइडेंस स्टेज से गुजरता है। ये फर्स्ट स्टेज है जहां चीजों में कंफ्यूजन उसको होता है। कोई भी सिचुएशन आती है तो ग्रीफ का फर्स्ट लेवल ये है, रंज का पहला लेवल ये है कि आदमी कंफ्यूजन में रहता है, शॉक में रहता है, फियर में रहता है, अवॉइडेंस में रहता है, यानी वो चीजों को अवॉइड करना चाहता है, अवॉइड करता है चीजों को अवॉइड करने से होता यह है कि उसके अंदर जो फ्रीनेस थी वो फ्रीनेस खत्म होने से कंफ्यूजन रहता है, उसको कंफ्यूजन उसके अंदर रहता है। जब कंफ्यूजन रहता है तो एक शॉक की कैफियत से आदमी गुजरता है। ज्यादातर लोग जो है जो ग्रीफ में रहते हैं, रंज में रहते हैं, उनका ज्यादातर टाइम शॉक में रहते हैं। ऐसा कैसा हुआ मेरे साथ, अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा ही करना चाहिए था क्या, मैं ऐसी जिंदगी गुजारूंगा। और इससे आगे बढ़कर के नेक्स्ट लेवल जो आता है उसमें ये फियर की कोई कैफियत से इंसान गुजरता है। ये फर्स्ट लेवल है जो डिनायल का लेवल। आदमी जो है चीजों को डिनाई करता है, अवॉइड करता है, उसको कंफ्यूजन में रहता है, या फ्लेशन में रहता है, या फिर जो शॉक की कैफियत में रहता है आदमी, या डर और खौफ की कैफियत में रहता है। ये पहला होता है जहां आदमी चीजों को अवॉइड करता है, डिनाई करने की कोशिश करता है। ये रंज का पहला स्टेज है। रंज का दूसरा स्टेज है जिसे हम एंगर कहते हैं। जब आदमी के कंट्रोल से बाहर होने लगता है रंज, तो आदमी को गुस्सा आता है। गुस्सा आने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर पैदा होता है। आदमी जो है फ्रस्ट्रेट होता है, हमेशा जो है एकदम से ये क्या है, ये कैसा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके अंदर जो है इरिटेशन रहता है, चीजों को फ्रस्ट्रेशन रहता है, फिर इरिटेशन उसके अंदर पैदा होता है। फिर उसके बाद थर्ड लेवल पे जो है उसके अंदर एंजाइटी आती है,
फ्यूचर में क्या होगा। गुस्सा जो है वो एंजाइटी में तब्दील होता है, मैं अब ऐसा ही सिचुएशन रहेंगी तो मेरे 10 साल में, 5 साल में, या 1 दिन बाद, 2 दिन बाद उन्होंने मर जाएंगे, उनके साथ ये हुआ। रंज का जो लेवल होता है कि अब ये हमारे गांव में हुआ है, अब गुस्सा आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, सब लोग क्यों कोरोना से मर रहे हैं, ऐसा ऐसा जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, कल हमारे खानदान में हुआ तो क्या करना, कल वो फला बस्ती में हुआ तो क्या करना। तो ये एंजाइटी की कैफियत से इंसान गुजरता है, उसके अंदर एंजाइटी आती है, ये एंजाइटी की कैफियत से इंसान गुजरता है। ये सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीफ है। ग्रीफ का ये सेकेंड, ग्रीफ जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेगेटिव, ये जो है ना क्या कह सकते हैं, इमोशन है। ग्रीफ यानी कि रंज, ये रंज जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। इसके 5 स्टेजेस हैं। अब आप देखिए कि जो लोग भी जो है ना टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या फिर इवन बहुत से लोगों की लाइफ में ये कैफियत होती है, ग्रीफ के स्टेज से वो गुजरते हैं। अब हम कभी अगर डिनायल की पोजीशन में है तो देखिए कहीं हमारे अंदर कोई रंज तो नहीं है। हम एंगर की पोजीशन में है तो कहीं हम जो है हमारे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन की कैफियत तो नहीं है। इरिटेशन अगर हमें हो रहा है तो कहीं एंगर की वजह से इरिटेशन तो नहीं आ रहा है। कभी हम फ्यूचर के बारे में जो एंजाइटी हमारे अंदर है तो इसका मतलब ये है कि कहीं एंगर इस लेवल तक पहुंचा है कि हमारे अंदर एंजाइटी की कैफियत आई है। तो जब ये दोनों चीजें होती हैं, आदमी डिनाइल करता है, एंगर उसके अंदर आता है, तो वो लीड करता है थर्ड स्टेज को। एनी गेसेस, क्या थर्ड स्टेज हो सकता है? किसी को कोई गेस कर सकते हैं? अनम्यूट करके बताएं कि क्या हो सकता है गेस। कोई भी बता सकते हैं चाहे तो, बता सकते हैं कोई? एक्शन लेता है जी, एक्शन लेता है, गुस्सा होता है, गाली गलौज करता है। गाली गलौज करता है, सही है, हो सकता है जी। तो बेसिकली जो है इसका जो थर्ड लेवल आता है जिसे हम सैडनेस कहते हैं। सैड होता है आदमी, डिप्रेशन, डिप्रेशन में चला जाता है, एग्जैक्टली। तो उसमें जो है डिप्रेशन आता है। जब एंगर अपने लेवल उरूज पर पहुंचता है तो वो थर्ड लेवल में पहुंचता है जिसे हम सैडनेस या डिप्रेशन में आदमी चले जाता है। ये थर्ड लेवल। जब इससे आगे आदमी बढ़ता है तो वो डिप्रेशन और सैडनेस में चले जाता है। रंज से शुरू हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ले लीजिए, किसी का इंतकाल हो गया, किसी का इंतकाल हो गया, आदमी रंज में है, तो फर्स्ट क्या करता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है चीजों को, कंफ्यूजन में रहता है, ऐसा कैसा हुआ, शॉक में रहता है आदमी, कभी भी फियर में रहता है कि ऐसा कैसा हुआ मेरे साथ, वो एकदम से डर, वो खौफ की कैफियत में रहता है। फिर जरा दिन के बाद जब सिचुएशन जरा कुछ ये होने लगती है तो गुस्सा आने लगता है, मेरे साथ ही जैसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ इस तरह की कैफियत क्यों हुई है। आदमी जो है ना फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, एंजाइटी में रहता है। आप देखिए जिनके भी जो है करीब तरीन रिश्तेदार का इंतकाल हुआ हो या किसी ने छोड़ के चले गए हो फैमिली और उनको कुछ मालूम नहीं है, तो उनकी कैफियत ऐसी होती है कि वो फर्स्ट डिनायल में रहते हैं, पहले तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे साथ कैसे हुआ, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और इरिटेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, कल क्या होगा, अनहोनी कैफियत हो जाएगी। फिर उसके बाद उम्र का बेशतर हिस्सा सैडनेस में गुजरता है। अब देखिए साइकिल देखिए कि ये डिनाई हो रहा है, यहाँ से जरा सा ऊपर होकर के एंगर की पोजीशन पे आते हैं, फिर लो में पहुंचते हैं जो कि सैडनेस है, सैडनेस की कैफियत में आते हैं, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसके बाद जब डिप्रेशन से जरा सा उठता है आदमी, तो उसके बाद जो है ना बार्गेनिंग की पोजीशन में रहता है आदमी, यानी कि अपने आप से बार्गेन करता है, समाज से बार्गेन करता है, सोसाइटी से, समाज से वो बार्गेनिंग करता है। स्ट्रगलिंग शुरू हो जाती है उसकी, वो स्ट्रगल करता है हर चीज को, स्ट्रगल की सिचुएशन में रहता है। आप देखें, आप अपने अतराफ में देखेंगे कि वो अपनी जो है ना स्ट्रगल टू फाइंड द मीनिंग ऑफ रिएक्टिंग, कि किस तरह से मैं लोगों के साथ रिएक्ट करूं, उसके लिए वो स्ट्रगल करता है और जो है ना मीनिंग को इस अंदाज से हासिल करने की कोशिश करता है कि वो जो भी कह रहा है एक स्टोरी बना करके अपनी बात को पेश करता है। मैं सैड इसलिए हूं कि मेरे पास जो है ना पैसा नहीं है, मेरे पास कोई देखने वाला नहीं है। आदमी जो है कुछ नेगेटिव स्टोरी तैयार करता है और नेगेटिव स्टोरी को बार बार अपने दिमाग में ले आता है, अपने एक्शन में ले आता है, अपने आप से बार्गेनिंग करता है, समाज से बार्गेनिंग करता है, सोसाइटी से बार्गेनिंग करता है और स्ट्रगल करके वो बाहर निकलता है ग्रीफ के स्टेट से। ग्रीफ के स्टेट से वो बाहर निकलता है, बार्गेनिंग करता है अपने आप से, बार्गेनिंग करके वो आगे बढ़ता है। बार्गेनिंग जब कंप्लीट होती है तो फिर वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, क्या हूं मैं लाइफ में, वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है।
एक्सेप्टेंस उसके अंदर पैदा होता है। यानी कि जो स्ट्रगलिंग कर रहा था, जो मीनिंग उसको ये हो रहा था, जो रिएक्टिंग वो कर रहा था, वो स्टोरी को अब एक्सेप्ट करता है कि मैं जो है ना लाइफ में कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, मेरी लाइफ तो हमेशा के लिए खत्म हो गई। ही इज एक्सेप्टिंग नेगेटिवली। ये ग्रीफ के 5 लेवल हैं। पहले आदमी अपने आप को अवॉइड करता, डिनाई करता, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उसे गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है और वो एंग्जाइटी की कैफियत से गुजरता है। उसके बाद उसके अंदर सैडनेस आती है और बार्गेनिंग करता है वो आदमी, और बार्गेनिंग करके स्ट्रगल करते हुए एक मीनिंग देता है कि भाई हाँ, एक स्टोरी अपने आप को सुनाने लगता है कि ये मेरे साथ हुआ है, ऐसा ऐसा है। फिर उसके बाद उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए आदमी क्या करता है, अपने आप को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वहां पर क्या हो रहा है मालूम, जब वो आदमी अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा ही होना है, तो बेसिकली ही इज एक्सेप्टिंग द नेगेटिव लाइफ का नेगेटिव पार्ट को ही इज एक्सेप्टिंग, नेगेटिव पार्ट को एक्सेप्ट कर रहा है आदमी। तो उससे होगा क्या, वो जो स्टोरी अपने आप को आदमी पेश कर रहा है, वो एक स्टोरी उसको तबाह और बर्बाद करती है। तो बेसिकली 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, रंज के 5 लेवल्स हैं। और इसमें हो क्या रहा है, आप देखें कि आदमी कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव साइकिल में उसकी पूरी जिंदगी गुजर रही है, और आखिर में ये परमानेंट हो रहा है। स्टोरी जो अपने आप को पेश कर रहा था उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है उस स्टोरी को कि हाँ भाई मैं गलती हूँ, मेरे साथ गलत ही होना चाहिए था, मैं गलती हुआ। तो अब इसमें ये है कि जो आदमी अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी लेके आएगा पहले ही स्टेज में, तो वो ये तमाम साइकिल को तोड़ करके आगे बढ़ेगा, डिटर्मिनेशन आएगा उसके अंदर, जबरदस्त अपनी लाइफ में कुछ करने का जज्बा बेदार आएगा। आप बहुत से लोगों को देखे होंगे, एक आदमी का मैं वाकया सुनाता हूँ कि उसको जो है ना, वो जबरदस्त जो है, जबरदस्त स्विमर था, वो स्विम करता था और बहुत बड़े बड़े जगहों पर जाता था। उसने एक बार डिसाइड किया कि शार्क के एरिया में जाकर के वो वहां पर स्विम करेगा और वहां से जो है हीरे मोती जवाहरात निकालेगा। और वो वहां पर पहुंच गया, और जाने के बाद इत्तेफाकन ये हुआ कि एक शार्क ने उसका पैर खा लिया, पैर को कट हो गया, आधा पैर उसका चला गया। ऊपर जब वो वापस आया, वापस आने के बाद पब्लिक परेशान हो गई, पब्लिक परेशान होकर के उसको आके कही कि भाई बहुत तो आपके साथ तो बहुत खतरनाक हो गया, आप क्या करेंगे लाइफ में, आप तो अब जो है ना किसी चीज के काबिल नहीं है। अब वो रंज और गम के इसके सिनारियों में से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसने हंसते हुए क्या कहा, उसने कहा कि मुझे तो मेरे पैर जाने का कोई डर नहीं है, मुझे ये डर है कि कहीं मेरे पैर को खाने की वजह से शार्क तो नहीं मर गई, मेरे पैर को खाने की वजह से कहीं शार्क तो नहीं मर गई, मुझे इसका डर है। और उसके बाद देखते हैं कि वो और मेहनत करता है, उसका ऐसी कैफियत होती है कि वो बगैर इस चीज के अंदर शार्क के नीचे नीचे लेवल तक जाकर के स्विम करके वो बहुत सी चीजों को और निकालने वाला बनता है। यानी कि आदमी के पैर हाथ चले जाएं तब भी बहुत कुछ कर सकता है आदमी, आदमी के पैर हाथ चले जाएं तब भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पैर हाथ सलामत हैं। लेकिन अगर उसका माइंडसेट खराब हो जाए, नेगेटिव इमोशन में रहे, ग्रीफ में रहे, एंगर में रहे, सैडनेस में रहे, फियर में रहे, या फिर वो बार्गेनिंग स्टेज में रहे, या एक्सेप्ट करे कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, अब मैं इसी के काबिल हूं, नेगेटिव स्टोरी आदमी अपने आप को पेश करे, तो लाइफ में आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि लाइफ में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो कौन सा तरीका है जिसकी बुनियाद में हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। ये बात जिन जिन को समझ में आई वो चैट बॉक्स में यस लिखें, या इस पर कोई सवाल है तो आप सवाल अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। जी कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर अगर कोई हमारे सराउंडिंग में ऐसे हमको कोई पेशेंट दिख रहे हैं और वो ऐसे मतलब एक ऐसे स्टबर्न लेवल पर हैं कि वो काउंसलिंग भी लेना नहीं चाहते, कोई बात सुनना भी नहीं चाहते, और हमको पता है कि वो डिप्रेशन के फेज में बहुत सालों से चल रहे हैं, तो फिर उनके साथ हम कैसे डील करें? क्योंकि अगर हमारे साथ सराउंडिंग में होते हैं तो वो हम पर भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है उनका। जी सही बात है, बहुत सही बात है आपकी। तो अगर आपका इमोशनल लेवल उनसे स्ट्रांग नहीं है तो वो आप पर असरअंदाज होंगे, लेकिन आपका अगर इमोशनल स्टेट उनसे स्ट्रांग है, और ऑलवेज आपको ये मालूम होना चाहिए जितने भी नेगेटिव इमोशन है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, बिलो 600 हर्ट्ज होती है।
और जितने भी पॉजिटिव इमोशंस है जैसे पीस है, लव है, या फिर इसी तरह जो है ना हैप्पीनेस है, और इसी तरह के जो मुख्तलिफ जो इमोशंस है, जो पॉजिटिव इमोशंस है, वो अबाउ देन 700 है, 800 1200 तक है, 1200 हर्ट्ज तक जो है ना, किलो हर्ट्ज तक वो जाते हैं। तो बेसिकली जो है ना, जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो पॉजिटिव इमोशंस पर असरअंदाज नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस आपका जो इमोशनल स्टेट है वो नेगेटिव में जा रहा है, स्लो डाउन होते हुए नेगेटिव में जा रहा है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, मुस्कुराने वाले रहेंगे, हमेशा पीस में रहेंगे, हमेशा लव पे रहेंगे, तो आप इनको उठाएंगे ऊपर। तो आप अपने आप को उनको उठाने की कोशिश करें, उनको अपने लेवल पर ले आने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके साथ चलेंगे, तो उनका कितना ही नेगेटिव इमोशन रहे वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कहा गया कि हाई पावर पोज कहते हैं, जब आप स्ट्रांग बॉडी रहेगी, स्ट्रांग मेंटल आप जो है पावर में रहेंगे, तो जो इमोशंस है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये इंक्रीज होता है 20%। जो पावरफुल इमोशन है, जो एंजाइम आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पास जो है हार्मोन होते हैं, उस तरह के हार्मोन जो पॉजिटिव हार्मोन से 20% इंक्रीमेंट होता है जब स्ट्रांग इमोशन में रहते हैं। आप अगर ग्रीफ में रहेंगे तो कॉर्टिजोल इमोशन है जिसे स्ट्रेस इमोशन कहते हैं, ये जो है ना आपका बढ़ जाता है 25% अगर आप नेगेटिव इमोशन में रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे सुबह के लेवल पर लोगों का जो है हार्मोन कॉर्टिजोल लेवल जो है वो डाउन करता है। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग हाई इमोशन है तो आपको जो है ना रिस्क टॉलरेंस आपका 30% रिड्यूस हो जाता है, और कॉर्टिजोल आपका 20% 25% जो है वो डाउन में चला जाता है। लेकिन अगर आपका नेगेटिव इमोशन ज्यादा है तो कॉर्टिजोल का लेवल हाई हो जाता है, 60-70% पे कॉर्टिजोल आ जाता है, जिसकी वजह से हाई रिस्क रहता है, आपका टॉलरेंस आप नहीं कर पाते हैं, और फिर जो है आपका टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो जो है बहुत नीचे हो जाता है, 20-30% नीचे हो जाता है। तो बेसिकली आपका इमोशन से उसका ताल्लुक है। अब हाई इमोशन में है तो आपका हाई लेवल रहेगा, स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस हो जाएंगे, आप पावरफुल रहेंगे। तो इसके लिए स्पेशल आपको अपना स्टेट बनाना है। जैसे कि स्टेट के बारे में हमने बताया था, आपको याद होगा कि व्हाट आर द थिंग्स इन कंस्टिट्यूट ए स्टेट। किसी को याद है स्टेट बनाने के लिए जो है क्या क्या चीजें लगती हैं? कोई भी स्टेट बनाने के लिए एक पॉजिटिव स्टेट बनाना है तो क्या चीजें जरूरत पड़ती है? किसी को याद है? स्टेट ट्रायंगल याद है किसी को? जी लिखिए आप, क्या क्या चीजें हैं उसमें, क्या क्या चीजें होती हैं, चैट बॉक्स में लिखिए या अनम्यूट करके बताएं मुझे। स्टेट, आपको पॉजिटिव स्टेट बनाना है या नेगेटिव स्टेट बनाना है, उसको बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एफ। एफ स्टैंड फॉर व्हाट? फोकस, राइट, फोकस है। फिर इसके बाद पी फिजियोलॉजी, फिर वर्ड्स जो आपकी पर्सनल स्टोरीज हैं, ये स्टेट बनाते हैं। अगर समझो आपका फोकस नेगेटिव इमोशंस पर है, नेगेटिव मेमोरीज पर है, नेगेटिव चीजों पर है, तो आपका स्टेट नेगेटिव बनेगा। आप जो है ना हैप्पी स्टेट में रहेंगे, सैडनेस स्टेट में रहेंगे, सैड के स्टेट में नहीं, या एंगर स्टेट में रहेंगे। अगर आपका फोकस नेगेटिव इमोशंस पर है, नेगेटिव इवेंट पर है, नेगेटिव बातों पर है, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, या फिर आपकी फिजियोलॉजी जो है ना ऐसे ही ठंडे पड़ के ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ऐसे ही चल रहे हैं, एकदम से कुछ भी फिजियोलॉजी स्ट्रांग नहीं है हमारी। अगर स्ट्रांग फिजियोलॉजी होगी, हम ज्यादा हंसते खुशते रहेंगे, हमारा चिन सीधा स्ट्रेट रहेगा और आंखें हमारी अच्छी रहेंगी, स्ट्रांग रहेंगी, गुफ्तगू में हमारा पावर है, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टेट हैप्पी स्टेट रहेगा, पीस में रहेंगे हम। इसी तरह जो स्टोरी हम अपने आप को बोल रहे हैं कि आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, मैं उस तरह का काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे काबिल ही नहीं है वो, मेरे पास उतना पावर ही नहीं है, इस तरह की जिंदगी में क्या कर सकते हो, मेरे साथ कोई नहीं है मेरा देखने केयर करने वाला, मैं कुछ भी नहीं कर सकती लाइफ में। इस तरह से जब आप सोचेंगे तो आप अपने आप को क्या स्टोरी दे रहे हैं? नेगेटिव स्टोरी दे रहे हैं। तो आपका नेगेटिव स्टेट बनेगा, जिसकी वजह से आप इस तरह के किसी इमोशन में ट्रैप हो जाएंगे, और इस तरह के किसी इमोशन में ट्रैप होंगे तो रिजल्ट उसका एट द एंड जो होगा कि वो इमोशन आपका डोमिनेट होंगे, और वो इमोशन जितने डोमिनेट होंगे उतना जबरदस्त आपका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इज दैट क्लियर? किसी को और सवाल है तो बताइए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? अब यहाँ से हम आखिरी पॉइंट पर जा रहे हैं। आज के इस मास्टर क्लास में आखिरी चीज हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं सक्सेस साइकिल। लाइफ में अगर आपको सक्सेस हासिल करना है तो एक साइकिल से इंसान गुजरता है। एक साइकिल होता है जो आपको अनसक्सेसफुल बनाता है, और एक साइकिल होता है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है।
तो बेसिकली जो है सक्सेस साइकिल का तरीका ये है जी, सक्सेस साइकिल का तरीका ये है कि आपके पास लाइफ में ये 4 बॉक्सेस हैं जो आपके अंदर सक्सेस साइकिल पैदा करते हैं। अंदर जाइए। ये आपके अंदर जो है सक्सेस साइकिल पैदा करते हैं। एनी गेस के क्या क्या हो सकते हैं सक्सेस साइकिल पैदा करने के लिए, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या साइकिल हो, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एनी गेस है किसी का कि सक्सेस अपनी लाइफ में पैदा करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? मेहनत। मेहनत, ठीक है, बहुत सही बात है। पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, गुड। लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए आपको? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, गुड। अगर किसी के पास पॉजिटिव थिंकिंग है तो सक्सेस हो जाएगा वो। इरादा पक्का हो जी, फर्स्ट स्टेज ऑफ सक्सेस। फर्स्ट स्टेज ऑफ, ये पहला स्टेज है सक्सेस, फर्स्ट स्टेज हो सकता है, ठीक है। जी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होना है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग जी, मेहनत, गोल सेटिंग जी, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, ठीक है, गोल सेटिंग। और क्या हो सकता है? अगर इन सबको मिला पक्का इरादा, पॉजिटिव थिंकिंग, इरादा पक्का होना चाहिए कि हमको करना ही है। इरादा पक्का होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग, इरादा पक्का होना चाहिए। ये सब मिलाएंगे तो क्या चीज आएगी आपके पास? इन सब को मिला के एक वर्ड देना चाहें तो अगर सपोज आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, सलाहियत नहीं है, अगर आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो रिजल्ट मिलेगा नहीं। स्किल, स्किल होना जरूरी है, पोटेंशियल होना जरूरी है, राइट। मेहनत आप कितनी भी करें, लेकिन अगर आपके पास सलाहियत नहीं है, कुव्वत इर्तिदाद है आपके पास, कुव्वत इरादा है आपके पास, लेकिन आपके पास मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो आप कामयाब हो सकते हैं? आप गोल आप बहुत जबरदस्त सेट कर लिया, लेकिन अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं है तो आप गोल को अचीव कर पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा आपको? स्किलफुल, स्किलफुल होना है आपको। स्किलफुल होना है या आपके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए, राइट। स्किल होना है या पोटेंशियल होना चाहिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि स्किलफुल या पोटेंशियल ये खुद से आती है या इसको अक्वायर करना पड़ता है? एक्वायर करना होगा। अक्वायर करना पड़ता है, या फिर ये भी हो सकता है कि बाज लोगों को सर्टेन स्किल खुदादाद होते हैं, जैसे स्पीच देने की कैपेबिलिटी बाज के अंदर हो सकती है, बाज लोगों के अंदर कुछ चीज होते हैं गॉड गिफ्टेड हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, राइट। लेकिन बहुत सी चीजों को प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, स्पेशली अब शादी करके आप जो है ससुराल जाएंगे तो बाद ऐसी, बेटा आवाज मत कीजिए, बाद ऐसी स्किल होंगी जो आपको अक्वायर करनी पड़ेंगी, जैसे बात करना है आपको आना पड़ेगा, परसुएट करने आपको आना पड़ेगा, या फिर जो है ना कष्ट किस मौके पर कैसा सब्र करना चाहिए ये आपको स्किल आनी पड़ेगी, लोगों के साथ जो है ना किस अंदाज से रहना पड़ेगा वो आप स्किल आनी पड़ेगी। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में जब आप कोई चीज भी कर रहे हैं, मीटिंग में कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे नेगोशिएशन करना है, ये सब स्किल आना पड़ेगी। तो सक्सेस साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर स्किल सेट होना चाहिए और पोटेंशियल होना चाहिए। अब वो पोटेंशियल और स्किल सेट को आने के लिए पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। जैसे आपने यह सवाल किया कि आपने एक बात कही, हमारे दो मुख्तलिफ लोगों ने, कि कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या स्किल की जरूरत है? कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या स्किल की जरूरत है? No skill required. No skill required to become a confident person. कोई स्किल की जरूरत नहीं है आपको। The moment you think, मतलब ये कि पास में आपका कॉन्फिडेंट थे, think about that moment, feel the feeling of that event, go inside the event, look through your own eyes, what is happening right now, visualize that event, go into that event, see what you saw, hear what you heard,
फील द फीलिंग ऑफ दैट, मतलब आप उसको देखिए, उस इवेंट को होते हुए अपनी आंखों से देखिए क्या हो रहा है उस वक्त, क्या साउंड आ रहा है वो देखिए आप, और क्या फीलिंग्स आ रही है उस फीलिंग को महसूस करें। अब आप कॉन्फिडेंट महसूस करें अपने अंदर, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट कॉन्फिडेंट, यू विल बी इन कॉन्फिडेंट। अगर आप वाकई जबरदस्त लाइफ के सबसे बड़े कॉन्फिडेंट इवेंट में जाकर के देखेंगे, जब स्पीच दे रहे थे आप जबरदस्त, या जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे थे, या घर का एकदम से नए होने वाला काम आपने करके बताया, उस इवेंट में जाकर के देखिए आप देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट होगा। सो फॉर द कॉन्फिडेंट, नो नीड, द मोमेंट यू थिंक यू विल बिकम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, द मोमेंट यू थिंक यू विल बिकम ए कॉन्फिडेंट पर्सन। जैसे आप सोचेंगे आप कॉन्फिडेंट पर्सन बनेंगे। उसके लिए स्किल सेट की जरूरत नहीं है आपको, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को या पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए स्किल्स की जरूरत है आपको, राइट? या फिर जो है ना आपके अंदर जो है पेरेंटिंग स्किल लेके आना है, तो आपको स्किल की जरूरत है, पोटेंशियल की जरूरत है आपको। तो सर्टेन एरिया है जहां इमोशंस हैं, वहां पर स्किल्स की जरूरत नहीं है, दैट इज गोइंग टू कम ऑटोमेटिकली। थिंक एंड गो इनटू दैट मोमेंट एंड यू विल गेट इट। तो इस तरह से, लेकिन पोटेंशियल्स को हासिल करने के लिए आपको किसी बड़े काम को करने के लिए स्किल सेट की जरूरत पड़ेगी, आपको पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। तो ये पोटेंशियल अक्वायर करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। कैसे हासिल करेंगे आप पोटेंशियल? कोई एक सिनेरियो दीजिए मुझे, कोई भी एक सिनेरियो दीजिए, क्या क्या स्किल सेट हो सकते हैं, हम करने की कोशिश करेंगे उसको। गिव एनी सिनेरियो, आइडेंटिफाई योर टैलेंट, दैट्स गुड, सही बात है। कोई एक सिनेरियो दीजिए आप लोग। समझिए कि मिसाल के तौर पर आप पैंडेमिक में आपका जॉब चला गया, फॉर एग्जांपल किसी जो भी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, या फिर समझिए कि मिसाल के तौर पर आपके शोहर का जॉब चला गया। अब आप क्या करना पड़ेगा? What are the potential is required to regain job? मार्केट की स्टडी आपको करनी पड़ेगी, राइट? फिर ये कि और बर्निंग जॉब्स क्या क्या हैं मार्केट में, वो आपको देखना पड़ेगा, और उसके रिलेटेड जो स्किल्स आपको चाहिए उस स्किल को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जो है ऑनलाइन जो है ना कुछ कोर्सेस आपको करने पड़ेंगे, या ऑनलाइन कोई जॉब आपको मिल सकता है तो ऑनलाइन जॉब करने की आप कोशिश करना पड़ेगा। ऐसे मुख्तलिफ स्किल सेट, मुख्तलिफ मतलब ये कि कोर्सेस को, ऑनलाइन कोर्सेस को आपको करना पड़ेगा, या आप जो है ऑनलाइन बुक करके उन कोर्सेस को विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 3-4 महीने में उसको करके आपको हासिल करना पड़ेगा। इस तरह से कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो आपके स्किल सेट को बढ़ाएगी। तो पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जैसे हम पेरेंटिंग की बात बताएं, पेरेंटिंग में क्या स्किल सेट की आपको जरूरत है? पहली चीज तो स्किल ये है कि कैसा परसुएट करना है आप अपने बच्चों को, अपने शोहर को, खुद अपने आप को, कि आप अपने आप को एक माँ के तौर पर या एक बाप के तौर पर आप प्रोजेक्ट कर सकें। आप अपने आप को अभी भी बच्चे समझ रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू गाइड योर चिल्ड्रन। उसके लिए आपको स्किल होना है आपके अंदर, एक माँ के अंदर जो स्किल होनी चाहिए वो स्किल आपको पैदा करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्किल होना है, और ये स्किल आपके पास आ जाए तो सेकेंड सेट क्या होना चाहिए? उस स्किल को जो है ना आप एक्शन में लेके आएंगे। वो स्किल एक्शन में आना है। आपके पास बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, बहुत सलाहियत है आपके पास, लिखने की सलाहियत है, स्पीच देने की सलाहियत है, मैनेज करने की सलाहियत है, परसुएट करने की, कम्युनिकेट करने की आपके पास सलाहियत है। बट इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग इट इनटू एक्शन, कोई फायदा नहीं है। अभी मैं जरा देर पहले मेरा एक वर्कशॉप हुआ जिसमें मैं यही बात बता रहा था कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज इनसेन, इंसैनिटी है। कि नॉलेज है आपके पास, एक्शन में नहीं है, तो वो इंसैनिटी है, पागलपन है। और फिर ये कहा कि एक्शन विदाउट नॉलेज इज इन वेन। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे से है, पागलपन है या तो फिर ये जो तो इन वेन है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जितने पोटेंशियल आपके पास मौजूद हैं उस पर आप एक्शन लें, यूटिलाइज करें उन पोटेंशियल को, उन सलाहियतों को, उन खुदादा सलाहियतों को यूटिलाइज करें। अगर आप यूटिलाइज नहीं करें उन पोटेंशियल को, उन स्किल को, जैसे ही हथौड़ी को जंग लगेगा तो छोटा से छोटा दरख्त की टहनी रहेगी तो वो भी नहीं टूटेगी, छोटी से छोटी दरख्त की टहनी नहीं टूटेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
याद है आपको स्टीवन कॉय की एक बात है, क्या है, किसी को याद है? कोई लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या है स्टीवन कॉय ने क्या कहा था? कुराड़ी को पहले टेस्ट करना होगा, कुराड़ी को झाड़ टेस्ट अगर करना, टेस्ट करना होगा। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले ये है कि उसको 6 घंटे अगर देंगे तो उसने कहा कि 4 घंटे में कुराड़ी को टेस्ट करने में लगाऊंगा और 2 घंटे में दरख्त कट करके बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन एक आदमी को 6 घंटे दिए जाए और अगर वो 6 के 6 घंटे लगाए, उसकी कुराड़ी सही नहीं है तो 6 घंटे में भी दरख्त हटेगा भी नहीं वहां से। तो एक्शन आप लेंगे भी, लेकिन आपके अंदर अगर पोटेंशियल नहीं है या पोटेंशियल आपके सर्द पड़ गए हैं या आपके टैलेंट में वो ताकत मौजूद नहीं है, वो गर्माहट मौजूद नहीं है, वो आग आपके अंदर नहीं है जो जला के राख कर दे, तो अगर वो आग आपके अंदर नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप कामयाब नहीं होंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने 100 को जो है ना तेज करें, अपनी कुराड़ी को तेज करें, अपने स्किल्स को नरिश करें, अपने टैलेंट को फ्लरिश करें, अपने टैलेंट को पानी दें ताकि वो टैलेंट उभरे, जहां जहां उसको इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करें, उसको एक्शन में लेके आए। अब जैसे ही आप एक्शन करेंगे तो होगा ये कि उसकी बुनियाद पर रिजल्ट आएगा। सपोज आपके एक्शन आपके अच्छे, मतलब आपके पोटेंशियल जो है उतनी अच्छी नहीं है, आपके पास पोटेंशियल ही नहीं है, 0 पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल आपने एक्शन लिया, जबरदस्त 100% एक्शन लिया, 100% आपने एक्शन लिया, क्या होगा रिजल्ट? व्हाट विल बी द रिजल्ट? आपने जो है 0% आपके पास जो है पोटेंशियल है, आपने 100% एक्शन लिया, बड़ी मेहनत किया, आपकी मुंड खुराड़ी से 6 घंटे तक दरख्त काटे, तो क्या होगा रिजल्ट? क्या होगा? 0% रिजल्ट रहेगा, दरख्त वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके पास स्पेशल पोटेंशियल है, सलाहियत, स्पीच देने की सलाहियत है, आपने उसको हासिल किया, बहुत मेहनत करके स्पीच देने की सलाहियत हासिल किए, आपको मौका मिला एक प्रोग्राम में, आप स्पीच दिए, जबरदस्त, रिजल्ट क्या होगा? आपका रिजल्ट बहुत जबरदस्त बनेगा, 100% रिजल्ट आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास सलाहियत 100% है, इवन आप एक्शन जो है 10% भी लेंगे, फिर भी आपको 50% आपको रिजल्ट मिल सकता है, 50% रिजल्ट मिल सकता है, 10% एक्शन लिया लेकिन रिजल्ट मिल सकता है। उसके लिए चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अंदर सलाहियत होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, और टैलेंट को पैदा करने की जिद्दत होनी चाहिए, हमारे अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए, और जितनी ख्वाहिश हमारी होंगी उतना अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। और इसको, इस रिजल्ट को फिर वापस टैलेंट पैदा करने के लिए कौन सी चीजें होनी चाहिए? अब जैसे आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई मेरे पास तो स्किल नहीं है, मैं कितना भी एक्शन ले रहा हूँ रिजल्ट मेरा नहीं आ रहा लाइफ में। किसी भी आप लाइफ के एस्पेक्ट को ले लीजिए, आप फैमिली रिलेशनशिप को ले लीजिए, पेरेंटिंग में आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, दैट मींस यू डोंट हैव स्किल सेट, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। या फिर किसी तरह भी लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ को ले लीजिए, पर्सनल लाइफ को ले लीजिए, हेल्थ को ले लीजिए, हेल्थ में अगर आपके पास जो रोजाना वॉकिंग नहीं कर रहे, आप स्किल सेट आपके पास मौजूद है लेकिन आप रोजाना वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 0 एक्शन ले रहे हैं आप, तो इवन जो आपके पास जबरदस्त मेहनत, आपके पास टाइम मौजूद है, स्किल सेट मौजूद है, आपको जो है रोजाना आधा 1 घंटा मिल सकता है, लेकिन आप वॉकिंग नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। लेकिन आप कम से कम जरा भी वॉकिंग करेंगे, आप 10 मिनट ही वॉकिंग करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बाद वक्त क्या होता है, आदमी ये सोचता है कि भाई मेरे पास पोटेंशियल ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? आई डोंट हैव पोटेंशियल, आई एम नॉट गुड इनफ। व्हाट इट मींस? व्हाट इट मींस? आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट हैव पोटेंशियल, मेरे पास है ही नहीं ताकत, भाई मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पास सलाहियत है ही नहीं। लोग बहुत बोलते मेरे को ऐसा ऐसा करो, लेकिन मेरे पास सलाहियत है ही नहीं, मैं कैसा कर सकता हूँ? व्हाट इट मींस? यू हैव, क्या बोलते हैं इसको, you have a limiting belief। या तो आप सर्टेन रहेंगे, आप या तो सर्टेन रहेंगे अपनी बात पर कि भाई मैं एक्शन लिया, मुझे रिजल्ट मिला, और मेरी पोटेंशियल का मैं और इस्तेमाल करूंगा और एक्शन लूंगा तो और रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास जो है ना
कोशिश मैं करूंगा, मैं जब मेहनत करूंगा तो अल्लाह ताला मेरे को रिजल्ट देंगे ही देंगे। अगर ये बिलीफ रहेगी तो आप जरा कम पोटेंशियल भी हैं तो उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका एक्शन होगा, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी बिलीफ रॉन्ग होगी, आप सर्टेन नहीं है अबाउट योर टैलेंट्स या सर्टेन नहीं है आपके रिजल्ट के बारे में, आपको रिजल्ट, जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है ना 10,000 रुपए कमाया, समझिए फॉर एग्जांपल, एक साल के बाद जो है ना उसने 1 लाख रुपए कमाया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उसने सोचा कि भाई बहुत कम रिजल्ट है, लास्ट ईयर जो है मैं 2 लाख कमाया था, इस बार सिर्फ 1 लाख कमाया। अगर वो ऐसे सोचेगा तो अपनी सलाहियत का और कम इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से एक्शन कम होगा और नेक्स्ट टाइम जो है 50,000 कमाएगा। लेकिन अगर वही आदमी ये सोचे कि चलो भाई जो है सिचुएशन इतनी खराब थी उसके बावजूद मैं 1,000 कमाया, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव पावरफुल बिलीफ आई, वो सर्टेन हुआ कि मैं जो है ना 50% टैलेंट लगाया, 50% एक्शन लिया, तब भी मैं 1 लाख कमाया। अगर 100% टैलेंट लगाऊं, 100% मैं एक्शन लूं तो 2 लाख कमा सकता हूं। इसी तरह जो है ना बच्चों को जो है मैं सिर्फ रोजाना 10 मिनट ही दे रहा था या आधा घंटा ही दे रहा था, उसके बावजूद जो है मेरे बच्चे जबरदस्त अरबिक समझ रहे हैं, अरबिक पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, और मैं उनकी अच्छा ये कर रहा हूँ, उनका बिहेवियर कैरेक्टर अच्छा बना हुआ है, ये सोच रहे हैं। अगर मैं सपोज 2 घंटे लगाता हूँ रोजाना, तो मेरे बच्चे जो है जो एक्शन लेंगे या मैं जो एक्शन लूंगा, जिसकी वजह से बच्चों के रिजल्ट अच्छे आएंगे, उनका फोकस मेरा बढ़ेगा। तो बेसिकली यू हैव टू गो इन दिस साइकिल, ये साइकिल आपका चलता रहेगा, और जितना पॉजिटिव आपका साइकिल रहेगा उतना पॉजिटिव आपका रिजल्ट आएगा, जितना पॉजिटिव साइकिल रहेगा उतना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जितना नेगेटिव साइकिल रहेगा उतना नेगेटिव रिजल्ट आएगा, जितना नेगेटिव साइकिल रहेगा उतना नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इज दैट क्लियर? डिफरेंस डिफिडेंस। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? किसी को कोई सवाल है? क्या आप पूछना चाह रहे हैं? आप अगर बताएं तो मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। जी किसी को सवाल नहीं है तो हमारा ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो रहा है। जो भी आप कोर्स के रिलेटेड सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि वैल्यूज पर आप अच्छा और एक बार सुनना चाहें तो वीडियो सुने आप। ओके, कॉज एंड इफेक्ट को इंप्लीमेंट करें आपकी लाइफ में। कॉज एंड इफेक्ट में इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप को हमेशा कॉज पे रखिए, इफेक्ट के साइड मत रखिए अपने आप को। जब तक आप चॉइसेस को तलाश करेंगे, जब तक जो है ना आप ऑप्शंस पर रहेंगे, लाइफ आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी, एम्पावर होंगे। जब तक आप रीजन तलाश करते रहेंगे, अपने आप को कहेंगे कि भाई मैं अनलॉफुल हूँ, जो मेरा जो है मिजरेबल मेरी लाइफ है, हमेशा रीजंस के पीछे आप भागते रहेंगे तो डिसएम्पावर होंगे, कामयाबी आप हासिल नहीं करेंगे। तो इसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आप अपने आप को कॉज साइड में रखें। Take the ownership of whatever you are doing, even it is small thing, even it is so miserable thing, just take the ownership of that. If you take the ownership, आप ownership जैसे ही लेंगे, आप जो है ना आपके पास options आएंगे। ownership आप नहीं लेंगे, दूसरों के ऊपर डालेंगे, इनकी वजह से हुआ, फलां की वजह से हुआ, even though 100% सामने वाले का फॉल्ट है, उसके बावजूद ओनरशिप लेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा आपको, ऑप्शंस मिलेंगे आपको। लेकिन आप ये कहेंगे कि 100% सामने का वाले का प्रॉब्लम है, इवन दो इसका प्रॉब्लम है, आप उसके ऊपर जैसे ही डालेंगे तो आप रीजन तलाश करना शुरू करेंगे। जब रीजन तलाश करेंगे तो डिसएम्पावर होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूं कि अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएं, पूरा एनएलपी का पूरा कोर्स ना करें, तब भी अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो लाइफ के आपके जितने प्रॉब्लम है, अल्लाह ने चाहा तो पूरे सॉल्व हो सकते हैं, बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो सकते हैं। कि क्योंकि आप प्रॉब्लम का हिस्सा हैं, टेक दी ओनरशिप, 100% ओनरशिप उसका लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ। अब आपको अगर कोई सवाल है तो अगले 5 मिनट में आप सवाल कर सकते हैं, वरना हमारा सेशन यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। सर इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप प्रोवाइड करेंगे? हाँ इंशाल्लाह। और सर दूसरा जो प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में सवाल था, उसके बारे में कोई वीडियो आप फ्यूचर में अपलोड करेंगे? प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में जो सवाल था, समझ नहीं पाया मैं, कौन सा सवाल था, कहाँ पर? सॉरी, प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के लिए कोई वीडियो आप फ्यूचर में अपलोड करेंगे ग्रुप में? प्रोक्रास्टिनेशन को मैंने टच किया है। ग्रे जोन पे जब आप जाएंगे तो ग्रे जोन पर हमारा ये है, यानी कंफर्ट जोन पे जब हम बात करेंगे तो वहाँ प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे किल करना है उस पर हमारा वीडियो है। लेकिन एग्जैक्टली पूरा प्रोक्रास्टिनेशन उस पर नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल हमने प्रोक्रास्टिनेशन लिया है कि कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को किल करना चाहिए। वैसे शायद मेरे ख्याल से अगर आप मेरा
चैनल सब्सक्राइब किए है तो उसमें प्रोक्रास्टिनेशन सर्च कीजिए तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, वहां पर एक वीडियो होना चाहिए, या फिर मैं आपको लिंक लेके भेजता हूँ। ठीक है सर, शुक्रिया। जी, किसी और का कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, वरना हम लोग जो है यहाँ पर अख्ताम करते हैं अपनी गुफ्तगू। चैट बॉक्स में लिख के भी सवाल कर सकते हैं, या अनम्यूट करके भी अपने आप को सवाल कर सकते हैं। चलिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आपको एक चीज देता हूं, अगले एक वीक तक इस पर काम कीजिए। 3 आपके सिग्निफिकेंट लाइफ के मेमोरीज, उसके रिलेटेड इमोशंस और उससे क्या लर्निंग हासिल की, आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। एक चार्ट बना करके आप मेरे को भेज सकते हैं, या आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए नेक्स्ट वीक तक का असाइनमेंट है। आप मेमोरी बोल के यहाँ पर लिखिए, ओके। यहाँ पर मेमोरी बोल के आप लिखिए, नंबर 1 मेमोरी, नंबर 2 मेमोरी, नंबर 3 मेमोरी, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके रिलेटेड इमोशन, कोई लाइफ की जबरदस्त मेमोरी, उसके रिलेटेड इमोशन और उससे आपने क्या लर्निंग हासिल किया, ठीक है। ये आपको करना है। अगर आप मेरे को बना करके भेजेंगे, यानी कि स्टोरी लिखिए, आप मेमोरी की पूरी स्टोरी लिखिए, 1 मेमोरी, 2nd मेमोरी, 3rd मेमोरी, हो सकता है पॉजिटिव मेमोरी लिखिए आप, या 3 पॉजिटिव ले लीजिए, 3 नेगेटिव मेमोरीज ले लीजिए, उसके रिलेटेड जो भी इमोशन था। जैसे मिसाल के तौर पर एक मेमोरी के बारे में आपने सोचा, उसके पूरी डिस्क्रिप्शन लिखा और उसमें याद आया कि आप बहुत खुश थे, आपने हैप्पी लिखा। उससे लर्निंग क्या है, जब भी लाइफ में अगर आपको खुश रहना है तो इस तरह की मेमोरी होनी चाहिए। फिर इस तरह कोई नेगेटिव मेमोरी हुई, जब गुस्सा आया था आपको, उसका डिस्क्रिप्शन लिखे, आपने लिखा एंगर, और उससे लर्निंग क्या है, लाइफ में जब गुस्सा आया तो कैसे हैंडल करना, उसकी लर्निंग आप यहाँ पर लिखो। तो इस तरह का आप ये असाइनमेंट समझिए, आपको एक छोटा सा असाइनमेंट है, आप लिख करके मेरे को पर्सनल भेज सकते हैं, या फिर कम से कम आप इस पर मेहनत कीजिए। वैसे इस पर हम आधे घंटे का सेशन लेते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिशनर का कोर्स है, इसलिए मैं इस पर अभी गुफ्तगू नहीं करूंगा। जस्ट आपको ये दे रहा हूँ कि व्हाट आर द 3 सिग्निफिकेंट मेमोरीज ऑफ योर लाइफ, ये कौन से 3 सिग्निफिकेंट मेमोरी हैं आपके लाइफ के। लिस्ट द मेमोरीज that have had the most important or impact in your life shaping, यानी कि आपकी लाइफ को शेप देने के लिए उन मेमोरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को जो है लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, गुस्सा एक बार आया था, या फिर समझिए कि एक बार जो है गिल्ट आई थी, और उस गिल्ट की मेमोरी ने जो है ना पूरी एंटायर लाइफ चेंज कर दी, पॉजिटिव लाइफ या नेगेटिव लाइफ। आज जो आप जिस मुकाम पर मौजूद हैं उसमें मेमोरीज का बड़ा रोल है, और जितनी अच्छी मेमोरी रहेंगी उतनी अच्छी आपकी लाइफ है, जितनी अच्छी खराब मेमोरी है आपकी लाइफ की उतनी खराब आपकी लाइफ बन रही है या बनने जा रही है। अगर आप उससे लर्निंग हासिल कर लें तो आप ओवरकम कर लेंगे सिचुएशन, कामयाब होंगे। तो इसके लिए मेमोरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरीज को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, मेमोरीज को रिकॉल कीजिए, और उसको उससे जो है लाइफ चेंजिंग इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में आप करने की कोशिश करें। इज दैट क्लियर? किसी को इस असाइनमेंट को समझने में प्रॉब्लम है? अगर है तो बताएं, वरना फिर यस लिखें चैट बॉक्स में। आपने समझ लिया है तो पूरे लोग लिखें, जितने लोग 12 लोग मौजूद हैं प्लीज यस लिखें अपने टाइप में चैट बॉक्स में, और हम लोग यहाँ पर अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मेमोरीज, मेमोरी का असाइनमेंट? तो क्या है, एक बार बताता हूँ, 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट मेमोरीज जो आपको इम्पैक्ट करे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो आज जो है आप जो शेप दिए है आपकी लाइफ को, वो शेप उस मेमोरी की वजह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।